नमस्कार साथियों, मैं रुपेश भाल से स्वागत करता हूं आपका ऑल एग्जाम प्लेस पर। हमने फिजिक्स में कई महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हम लोग। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दाब। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा आज? दाब, बोले तो प्रेशर। तो प्रेशर एक्चुअल में क्या है कि फॉर्मूला देखिए पहले आप, क्योंकि आप फॉर्मूला देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर प्रेशर का क्या मतलब। तो प्रेशर होता हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। ये क्या हमारा क्षेत्रफल, और ये क्या हमारा बल। तो किसी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही हमारा क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां देखिए कि आप अगर क्षेत्रफल जितना कम होगा, ठीक है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जित क्रमानुपाती। अगर क्षेत्रफल कम होता है तो दाब आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। दाब आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इससे इसको ऐसा समझिए कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है किसी व्यक्ति की, ठीक है। अब एरिया लार्ज है, मतलब ये क्षेत्रफल इसका ज्यादा हो रहा है। यहां पर आपने उंगली से यहां पर प्रेशर लगाया है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एरिया ज्यादा हो रहा है जो उंगली कवर कर रही है, इसलिए जो आपका प्रेशर होगा वो कैसा रहेगा? कम होगा। आपका दाब कैसा होगा? कम होगा। ठीक। लेकिन किंतु परंतु यहां ध्यान दीजिए आप कि अगर आप नीडल का यूज करते हो, ठीक है, सुई का प्रयोग करते हो, तो यहां पर आपका जो एरिया हो गया वो स्मॉल हो गया, मतलब आपका जो क्षेत्रफल है वो कैसा हो गया? कम हो गया। तो क्षेत्रफल कम होने की वजह से यहां पर आपका जो क्षेत्रफल है वो कैसा है? कम है। तो क्षेत्रफल कम होने की वजह से आपका जो बल होगा, जो दाब होगा, यहां पर लगने वाला जो दाब होगा, प्रेशर होगा, वो कैसा हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो किस पर डिपेंड करता है? क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है ये। ठीक, ये देखो यहां पर एरिया पर डिपेंड करता है अपना दाब। तो दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही आपका क्या होता है? दाब होता है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि कितने क्षेत्रफल पे बल लग रहा है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा कर दोगे तो उसका दाब जो है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दलदल में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप धंस रहे उसके अंदर, तो जितना आप ज्यादा हाथ पैर मारेंगे उतना ज्यादा आप दलदल में धंसते चले जाएंगे। एक तरीका तो क्या बताते हैं कि आप सीधा लेट जाए, बिल्कुल। उससे क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो ज्यादा से ज्यादा जगह घेरेगी, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम। तो धंसना जो है दलदल में वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी सतह पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वो आपका क्या कहलाता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वह हमारा क्या कहलाता है? दाब कहलाता है, जिसको आप प्रेशर कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल का जो दाब है वो लगभग 10 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, जिसको आप एक बार बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एक बार बोल सकते हैं इसको। हम कितना बोलेंगे? एक बार। ठीक है। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, तो हमारा जो दाब है वो कम हो जाएगा। ठीक है। इसका कारण, इसकी वजह से क्या क्या होगा जरा समझते हैं। जो पहाड़ों पर खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब आपका कैसा हो गया है? कम हो गया है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से जब आप कुकर में खाना बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे, तो वो कैसा होगा? वहां पर उसको ज्यादा समय लगेगा, खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा वायुयान में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाएगी। फाउंटेन पेन क्यों बने थे पहले वो समझते हैं हम। तो जो हमारे जो नॉर्मल जो पेन होते हैं, बॉल पेन, उसमें क्या होता है कि अगर ग्रेविटी जब तक है ना, तो ही आप पेन से लिख पाओगे। जैसे कई बार स्कूल में खड़ा कर देते थे तो खड़े खड़े लिखना पड़ता था, तो कई बार आपने देखा होगा पेन चलना बंद हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इंक पूरी नीचे आ जाएगी और पेन क्या हो जाएगा? आपका नहीं चलेगा। तो फाउंटेन पेन बना था। उसमें क्या होता है कि आप आसानी से लिख सकते थे बिना ग्रेविटी के भी। लेकिन अगर आप वायुमंडल में, सॉरी, वायुयान में अगर बैठा यात्री है, वो फाउंटेन पेन से क्या हो रहा है? उसकी सही रीस जाती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वहां पर दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब को हम किससे माप लेते हैं? बेरोमीटर से। का जो दाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है? बेरोमीटर है। इसकी सहायता से हम मौसम की संबंधी जो जानकारी है, या मौसम कैसा रहेगा आगे, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मतलब पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया उसका जो हमारा मौसम जो है वो कैसा रहेगा, मौसम किस तरीके का रहेगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्य
पाठ्यांक जब आपने नोट किया और एकाएक नीचे गिर गया, मान लीजिए आपने बैरोमीटर लिया, उसमें आपने रीडिंग देखी तो अचानक देखा कि रीडिंग नीचे गिर गई, इसका मतलब ये कि आंधी आने की संभावना है, क्योंकि दाब कम है। अगर बैरोमीटर में दाब कम बता रहा है, ठीक है ना, दाब कम बता रहा है, इसका मतलब है कि वायु अधिक होगी। वायु वेग कैसा होगा? वायु वेग अधिक होगा। इसका मतलब आप क्या समझ गए कि जो प्रेशर होता है वो वायु वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दाब कम हो गया, अगर दाब आपका कम है तो वायु वेग आपका कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई? क्या समझ में आया कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर बैरोमीटर में हमने देखा कि अचानक अगर एकाएक रीडिंग कम हो रही है, इसका मतलब ये कि आंधी आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ठीक है ना, ये आपने एक अनुमान लगा लिया। क्यों? क्योंकि दाब कम हो रहा है, वायु वेग ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगर बैरोमीटर में जो आपने पाठ्यांक लिया वो धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की भी संभावना होती है। अगर आपने बैरोमीटर में देखा कि भैया कि पारा जो होता है नीचे गिर गया, आंधी आएगी, आंधी चल रही है, आपको संभावना क्या लगेगा कि भैया क्या संभावना बन रही है? कि वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो याद रखना, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर बैरोमीटर में अचानक पारा जो नीचे गिर रहा है तो बताइए किस तरीके की संभावना होगी। तो उसमें ऑप्शन आ सकता है कि वर्षा होने की संभावना हो। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक ऊपर बढ़ रहा है, अचानक आप देख रहे हो कि रीडिंग बढ़ने लगी है, इसका मतलब ना तो आज आंधी आएगी ना ही बारिश होने की संभावना। दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल साफ होने की संभावना है। देखो, इसमें कोई 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि संभावना होगी। मतलब हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि पूर्वानुमान लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है केवल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्रव में दाब, द्रव में दाब का देखो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या है उसका? P इक्वल टू रो जी और H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है द्रव में दाब के लिए। किस पे डिपेंड कर रहा है ये दाब? एक तो घनत्व पर, जो भी द्रव है आपने लिया है उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा। दूसरा गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो तो फिक्स रहता है, इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं, अपने को पृथ्वी के लिए फिक्स है। और अगला गहराई पर डिपेंड करेगा। तो समानुपाती हो रहा है, यहां देखो P समानुपाती है किसके? रो के। मतलब जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा दाब लगेगा। पहला पॉइंट तो यही हो गया अपना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ज्यादा दाब लगेगा। ये दो पॉइंट होगा हमारे। तो हमने क्या किया, किसी पानी के बर्तन में मान लीजिए कोई क्यूब ले लिया, उसको रख दिया, तो सब दूर से दाब लग रहा है पानी पर। ये देखो सब दूर से इस वस्तु पर क्या लग रहा है? दाब लग रहा है। एक समान दाब लगता है किसी भी वस्तु पर। तो ये जो दाब लग रहा है ये कितना होगा? ये किस पर डिपेंड करेगा? तो रो जी एच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम दाब कहते हैं, द्रव का दाब कहते हैं। द्रव में लगने वाला दाब है ये। इसका फॉर्मूला याद रखना, रो जी एच। इस पर भी प्रश्न बन सकते हैं, इस पर भी चीजें अलग अलग पूछी जा सकती हैं। देखो किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब घनत्व के समानुपाती। तो हमसे बोला जाता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा है। समुद्र के पानी का घनत्व जो होगा, घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। तो क्या होता है, प्रश्न कैसा आता है कि कोई जहाज है वो अचानक नदी से समुद्र में जा रहा है। नदी से कहां गया? समुद्र में गया। तो जैसे ही वो नदी से समुद्र में जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। क्या हो जाता है? ऊपर उड़ जाता है। इसका कारण क्या है ऊपर उड़ जाने का? क्योंकि आप बोलोगे कि समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, उसके अणु थोड़े ज्यादा पास पास होते हैं, नमक होता है उसमें ज्यादा मात्रा में। तो घनत्व क्यों अधिक है ये भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, NaCl होता है उसमें। NaCl की मात्रा उसमें ज्यादा होती है तो उसका घनत्व ज्यादा होता है। तो अगर घनत्व ज्यादा है तो जैसे नदी से कोई जहाज जो है वो कहां जा रहा है? समुद्र की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा भाई? जहाज थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि वो थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा कि नीचे हो जाएगा या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको क्या बताना है कि जैसे ही नदी से समुद्र की तरफ जाएगा तो उसका जो जहाज है वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रश्न बन सकता है इस पे? तो दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जो वायु का बुलबुला होता है, वायु का जो बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला, वायु का जो बुलबुला होता है वो क्या करता है? जब गहराई में होता है तो उसका आकार छोटा होता है। गहराई में उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार होता है छोटा।
लेकिन जैसे ही वो ऊपर आने लगता है, तली से जैसे ही वो ऊपर आने लगता है, उसका आकार बढ़ने लगता है। तो हम ये कहते हैं कि वायु का बुलबुला जब अंदर तली में था तो उसका आकार छोटा था, लेकिन जब वो ऊपर आया, तली से ऊपर आने लगा, तो उसका आकार बढ़ने लगा। तो उसका आकार क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि गहराई में दाब ज्यादा होता है। क्या याद रखोगे? कि गहराई में दाब ज्यादा था, उस वजह से क्या होता था कि वो गुब्बारे का जो हमारा बुलबुला था उसका आकार छोटा हो गया था। ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर आया, उस दाब कम होता चला गया, तो वो उसका आकार बढ़ता चला गया। अच्छा, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो ये पूछा जा सकता है कि जो बांध बनाते हैं हम लोग, जैसे पानी को आपको रोकना है तो बांध बनाते हैं, तो नीचे जो तली वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा मोटा बनाया जाता है, चौड़ा बनाया जाता है। क्यों? तो आप बोलेंगे कि जो पानी होता है उसमें, वहां पर क्या होता है कि गहराई में दाब ज्यादा होता है। तो गहराई में अगर दाब ज्यादा होगा, तो गहराई में दाब ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा कि भैया वहां पर दाब ज्यादा पड़ रहा है, तो आपको तली को क्या, बांध की तली को थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ेगा। क्यों मोटा बनाना पड़ेगा? ताकि वो उस दाब को झेल सके। और ऊपर धीरे धीरे आते आते आपका दाब जो होता है वो कम होता चला जाता है, इसलिए आप उसको थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दाब पर जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अब दाब के कुछ नियम है, किस तरीके के नियम है जरा समझ लेते हैं एक बार। स्थिर द्रव में, जब द्रव स्थिर है, वो बह नहीं रहा है ना, स्थिर द्रव, क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर, ये जो क्षैतिज होता है सामने वाला, ठीक है, तल पर सभी बिंदुओं पर दाब समान लग रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें क्षैतिज तल में सभी पर एक जैसा लग रहा है। स्थिर द्रव में भीतर किसी भी बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक दिशा में दाब बराबर होता है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, ये देखो, ये क्यूब है, इसके ऊपर जो दाब लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है, ये सब दूर से एक जैसा लग रहा है, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। ठीक है सर। अब द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि गहराई के समानुपाती होता है, मतलब जितनी ज्यादा गहराई होगी, जैसे जैसे आप गहराई में जाते रहेंगे, आपका जो दाब होता है उसका मान कैसा होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा घनत्व उतना ज्यादा उसका, अभी मैंने आपको बताया कि घनत्व डिपेंड करता है, मतलब रो रो पे डिपेंड करता है, ये आपका घनत्व। तो आपका द्रव में जो दाब होता है वो फाइनली रो जी एच होता है ना। रो पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है। इस पर मैं आपको प्रश्न भी बता चुका हूं कि घनत्व अगर ज्यादा हो गया तो समुद्र के पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए जब कोई जहां नदी से जांच की तरफ जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि गहराई में क्या होता है, एक तो बांध मोटे बनाए जाते हैं, दूसरे जो बुलबुला होता है वायु का, वो नीचे जो होता है उसका आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है दाब कम होता चला जाता है, उसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना। ठीक है सर, यहाँ तक भी आगे समझ। पास्कल का नियम समझ लीजिए कि पास्कल भाई साहब क्या बोलते हैं। तो देखिए, पास्कल भाई साहब का कहना है कि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य अगर मान लिया जाए, गुरुत्वीय मतलब जो पृथ्वी लगाती है, खींचती है, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। ये तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक बिंदु पर दाब कैसा होता है, समान होता है। इस स्थिति में क्या होता है, आप इसको कैसे यूज कर लेते हो इस नियम को, कि देखो यहां पर हमने क्या किया कि ये एक तो पिस्टन लिया हमने, तो ये हमारे पिस्टन है, इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया, इसके अंदर लिक्विड भर दिया है। यहां से मैंने एक फोर्स लगाया, फोर्स हो गया मेरा पी ए। कैसे बना ये पी ए? क्योंकि पी इक्वल्स टू था एफ अपॉन में ए का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा पी ए। तो भैया P1A1 आपने फोर्स लगाया, ये पिस्टन की मदद से आपने यहां पर फोर्स लगाया, तो लिक्विड किधर फ्लो होने लगेगा, इस तरफ फ्लो होगा। तो ध्यान देना इधर, अगर एरिया यहां पर कम है तो यहां पर जो आपको प्रेशर मिल रहा था, यहां से जो प्रेशर गया, वो प्रेशर यहां से आपको मिलेगा, वही प्रेशर आपको यहां मिलेगा। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि प्रेशर हमेशा सेम होता है, प्रेशर कैसा होता है, समान रूप से लगता है। तो यहां पर आपको जब प्रेशर मिलेगा तो ये जो आपका पिस्टन है ये इस पर लगेगा ऊपर, और ये लिफ्ट कर देगा इसको, कार को। ठीक है, क्यों लिफ्ट करते हैं, क्या क्या यूज है, तो आपको जैसे मान लीजिए नीचे के जो पार्ट्स हैं उसको चेंज करना है, उसको कुछ ठीक करना हो, है ना, कुछ उसमें काम करना हो, या फिर मान लीजिए जब सर्विसिंग होती है गाड़ियों की, तो कुछ तो क्या करते हैं, नीचे नाली जैसा बना देते हैं, उससे नीचे साफ करने में आसानी हो जाती है। लेकिन कुछ जगह पे ये हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट से क्या फायदा होता है
कि भैया आपने क्या करा कि यहां से जो प्रेशर लगाया, आपको पता है पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर हमेशा सेम रहता है, इसमें प्रत्येक बिंदु पर समान लग रहा है। तो हमने क्या किया, इस पिस्टन से यहाँ पर प्रेशर डाला, लिक्विड फ्लो हुआ, और लिक्विड अब द्रव के प्रत्येक बिंदु पर दाब समान है, तो जैसे लिक्विड आगे फ्लो हुआ तो ये लिफ्ट क्या हो जाएगी, ऊपर उठेगी, तो ये कार भी ऊपर चले जाएगी। इससे क्या मदद मिलेगी हमें, तो इससे ये मदद मिलेगी कि भैया जो भी हमें कार सर्विसिंग वगैरह करना है उसको करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई पूरी चीज। या फिर किसी और काम में भी आपको कहीं पे कार को पहुंचाना है, ऊपर जगह पे रखना है, तो इस तरीके से आप हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, जो बात प्रत्येक बिंदु पर सेम होता है, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, एरिया चेंज हो गया, यहाँ पर आपका एरिया ज्यादा है, तो इस वजह से आपको जो ओरिजिनल फोर्स मिलना था उससे 10 गुना आपको ज्यादा फोर्स मिलता है। मतलब आप जो यहाँ फोर्स लगाएंगे उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स आपको कहाँ मिलेगा, कार पे मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, इसको कहता है पास्कल का नियम। तो ये पूछा जाता है कि भैया हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है, किसके नियम पर कार्य करती है, तो आप बता देंगे कि वो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो पास्कल के नियम पर आधारित। इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इस पे ही काम करती है, हाइड्रोलिक ब्रेक भी इसी पे काम करता है ना। ठीक है, द्रव का जो दाब होता है वो पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें ये द्रव में रखा जाता है। जिसमें भी रखा जाता है पात्र गोल ले लें या लंबाई ज्यादा रख लें, उससे कोई पात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। चलिए, तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि कोई एक हमारे पहिया, हमारा डिस्क पे कुछ ये जहां पे हमें ब्रेक लगाना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी वही प्रयोग किया। हमने एक सिलेंडर लिया, उसके अंदर क्या किया है, पिस्टन लगा दिया। अब ये क्या करोगे आप, जैसे ही यहाँ से ब्रेक लगाओगे, प्रेशर दोगे यहाँ पर, तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन में एरिया। मतलब अगर यहाँ पर आप फोर्स दे रहे हो, पीए दे रहे हो, आप P1A1 दे रहे हो, जब ये मिलेगा इस पिस्टन में, यहाँ पर लिक्विड है, ये क्या करेगा, इधर ट्रांसफर होगा, ऑयल जो है यहाँ ट्रांसफर होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही यहाँ मूव करेगा तो यहाँ भी हमने एक पिस्टन लगा रखा है जिस पर ये जैसे ही प्रेशर लगेगा तो ये पहिया क्या हो जाएगा, उसी समय वहां पर रुक जाएगा जब उस पर प्रेशर लगेगा। तो ये हमारा हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, इस ब्रेक से क्या फायदा है कि आप जहां गाड़ी को रोकना चाहते हो उस समय उसी वक्त वहां पर ये गाड़ी जो है आपकी रुक जाती है। ठीक है, चलिए उत्प्लवक बल की बात करते हैं हम। उत्प्लवक बल क्या होता है, तो उत्प्लवक बल क्या होता है कि द्रव क्या करता है, उसमें द्रव में गुण होता है कि द्रव स्वतः ही ये हमेशा ऊपर की ओर एक बल लगाता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना होता आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, या वेट के कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। वेट क्या होता है आपका, mg होता है। ये मान लीजिए फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, तो लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा, अपना बॉयंट फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो वो जो फोर्स होगा, वो फोर्स कहां लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे ही हम उत्प्रेक्ष उत्क्षेप बल या उत्प्लवक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा, ये बल क्या काम करता है समझना इसको, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। भाई जितना वो नीचे से द्रव को हटाएगा उतना ही वो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाएगा। ठीक है, इसको उत्थान केंद्र बोलते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। ये जो हम उत्प्लवक बल पढ़ रहे हैं या उत्थान केंद्र की बात कर रहे हैं, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया कि उत्प्लवक बल कैसा होता है, कि जैसे आपने देखा होगा कि नदियों से जब आप पानी भरते थे, या कहीं से भी आपने किसी चीज को अगर सीधा का सीधा अगर आप डुबोने की कोशिश करेंगे किसी पानी के बर्तन में, तो वो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा, क्योंकि जल क्या कर रहा है, ऊपर से पानी जो हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ उस बर्तन पे बल लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डूबेगा नहीं। ये देखना आप कभी, अगर आपको घड़े में पानी भी भरना है तो आपको घड़े को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, वो थोड़ा जो पानी होता है वो धीरे धीरे उस घड़े के अंदर पानी बहने लगता है, और उसमें से जो वायु होती है घड़े में से वो बाहर आ जाती है, और वायु जब बाहर निकलती है आपको बुलबुले के रूप में उसकी आवाज आती है, एक साउंड सुनाई देता है ना, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ पानी भरा रहा है इसमें। किसी का भ्रम का जो है वो आपने सुना होगा कि जब वो श्रवण रहता है, वो अपने माता पिता को जब वो नदी किनारे लेके जाता है पानी के लिए, तो वो जब बर्तन को भरता है तो दशरथ, राजा दशरथ जो राम जी के पिताजी, उनको लगता है कि भैया यहाँ कोई हिरण आया होगा, तो वो क्या कहते हैं, शब्द भेदी बाण चला देते हैं वो, जबकि वो तो वो घड़ा भर रहा था, क्योंकि जैसे ही उसको बेंड करके भरेगा पानी अंदर जाएगा तो एक साउंड क्रिएट होता है। उनको लगा शायद हो सकता है कोई जानवर पानी पी रहा, और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया, तीर चलाया, और जाके डायरेक्ट श्रवण कुमार को लग जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से चीज होती है। तो ये जो हमारा जो बर्तन क्यों नहीं डूब पा रहा है किसी चीज में, पानी में, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसको हम उत्प्लावक बल, ठीक। उत्प्लावक जो बल होता है वो द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है कि भैया कैसा लोगे आप, पात्र कैसा ले रहे हो, कितनी जगह वो घेर रहा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उस पर निर्भर करता है। जब द्रव में पूर्णतः अगर डुबा दिया जाए, उसको बर्तन को पूरी तरीके से आप पानी में डुबो देंगे, तब उत्प्लावक बल का मान सबसे ज्यादा होता है। अगर आप आंशिक रूप से डुबा रहे हैं, थोड़ा सा डुबो रहे हैं, तो मान कम रहेगा, अगर पूरा डुबा देंगे तो मान ज्यादा रहेगा। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति, भार पर निर्भर नहीं करता। कोई वस्तु की नेचर कैसा है, ठीक है, उसका भार कैसा है, उस पर निर्भर नहीं करता, ये डेंसिटी देखता है बस। अणु पास पास है या दूर दूर, एक चीज ये देखी जाती है, प्लस ये कितनी जगह घेर रहा है उस पर निर्भर करता, भार पे कोई निर्भर नहीं करता, ठीक है। उत्प्लावक बल की बात कर रहे हैं। अब आर्किमिडीज भाई साहब ने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई नाव अगर रेती पे खड़ी है, मतलब जमीन पे खड़ी है, आपने देखा उसको आप धक्का लगाना चाह रहे हो, उसको धक्का लगा के शिफ्ट करना चाहते हो, आपसे नहीं होगी, क्योंकि उसमें बहुत ताकत लगाना पड़ेगी, एक तो वेट बहुत ज्यादा उसका नाव का। तो हमें क्या देखना पड़ता है कि जब नाव को पानी के अंदर ले आते हैं ना, तो आप एक हाथ से उसको खींच के इधर उधर मूव करवा सकते हो, उसको गति करवा सकते हो। क्यों करवा सकते हो? क्योंकि जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है तो उसका जो भार होता है ना वो कम हो जाता है। उसका भार कितना कम होता है, किसी जहाज है कोई, उसका भार कितना कम होगा, जितना कि वो जल को विस्थापित करेगा, जितने जल को अपने नीचे से हटाएगा उतना ही वो उसका भार कम हो जाएगा। मतलब आभासी भार, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल में उसका भार कम हो जाएगा, आभासी भार कम हो जाता है, थोड़ा हल्का महसूस करता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज भाई साहब ने बताया था कि आपकी जो वस्तु होती है, आपकी जो वस्तु है वो कितना भार उसका कम होगा, जितना कि वो अपने नीचे से क्या करेगी, पानी को विस्थापित करेगी, जितना वो पानी को वहां से हटाएगी, ठीक है। चलिए, इसलिए बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो पानी में तैर पाते हैं। क्यों तैर पाते हैं? तो तैरने का कारण ही यही है कि वो अपने नीचे से क्या करते हैं, भार को, पानी को हटा देते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका दाब कम हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि लोहे की कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े जहाज पानी में तैरते क्यों? एक कारण तो ये भी है कि लोहे की कील कैसी पतली है, उसका क्षेत्रफल कम है, दाब ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा अधिक बल से अंदर चले जाती है। लेकिन जहाज कैसा है, उसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा घेर रहा है वो, तो क्षेत्रफल ज्यादा घेरने की वजह से क्या हो जाता है, उसका दाब कैसा हो गया, कम हो गया। एक तो ये कारण हो गया, ठीक है। बाकी जो पानी हटाया जाता है, जितना पानी उतना भार उसका कम हो जाता है, ये भी एक रीजन है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है, ठीक है। आर्किमिडीज ने पहले क्या, एक सोने की परख करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने क्या किया कि जैसे अब सोना होता है, उसकी डेंसिटी है, फिक्स डेंसिटी है कि भैया हाँ इतना जो सोना होता है उसके अणु इतने पास पास होते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर सोने में आप कोई चीज मिला दोगे, ठीक है, सोना हल्का है, उसकी डेंसिटी कम है, अगर तो उसको आपने पानी में डाला तो वो तैर रहा है, मान लीजिए आप उसमें कुछ मिला दिया, आपने मिलावट कर दी, सीधी सी बात है, अगर जिसकी मिलावट कर रहे हो, कॉपर की मिलावट कर दी मान लीजिए, अब डेंसिटी उसकी ज्यादा है, जब उसको आप सोने के साथ मिला देंगे तो इसी पानी में डालेंगे तो उसका वो डूबने लगेगा, उसका भार बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आर्किमिडीज है वो इस सोने की परख करने के लिए इन चीजों का उस टाइम में इन्होंने शुरुआत की थी, समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए, डेंसिटी पता लगाने के लिए उस चीज की जांच करी थी। तो भार में जो कमी आ रही है, भार में जो आभासी कमी आ रही है, ये कितनी आ रही है, वस्तु द्वारा द्रव के भार को जितना वो हटाएगी उसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, प्लवन के क्या नियम होते हैं। प्लवन मतलब जो तैरना होता है उसके क्या नियम होते हैं। पहला, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरा पॉइंट, ठोस का गुरुत्व केंद्र, हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र, दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होना चाहिए, तभी वो चीज तैर सकती है, वरना नहीं तैर सकती। क्या क्या, द्रव का गुरुत्व केंद्र और एक ही गुरुत्व केंद्र, और ठोस का जो वस्तु है उसका दोनों का केंद्र एक ही रेखा में होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी वो तैर पाएगी, वरना नहीं तैर पाएगी। अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व क्या होता है, तो आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, ठीक है, एक अनुपात होता है ये, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है।
तो हम ये देखते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होगा, ठीक है, और वस्तु का कितना घनत्व है, और वस्तु का कितना घनत्व है, वो उसका जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो अपेक्षिक घनत्व क्या हो गया, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप क्या बता देंगे कि हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है घनत्व को मापने के लिए। तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व ज्यादा होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, उसमें NaCl ज्यादा होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है, उसमें तैरना ज्यादा आसान होता है। अभी हमने बताया कि प्रेशर इक्वल टू ρgh होता है। ठीक है, तो अगर घनत्व ज्यादा हो गया, ध्यान देना, अगर घनत्व ज्यादा हो गया तो दाब भी ज्यादा हो जाएगा। दाब भी कैसा हो गया, तो दाब भी ज्यादा हो गया। तो दाब ज्यादा हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि उसमें तैरना आसान हो जाता है। और जो मैंने बताया भी था कि जहाज जो होते हैं वो समुद्र में थोड़ा सा ऊपर उठे हुए लगते हैं, तो वहां पर घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है, ठीक है, जब बर्फ होती है समुद्र के पानी में तैरती है, तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, मतलब वो डूबती नहीं है पूरी तरीके से। उसका जो 10वां हिस्सा होता है, मतलब 10 में से जो पहला हिस्सा है, मान लीजिए 1/10 जो भाग होता है वो ऊपर रहता है, बाकी अंदर रहता है। किसी बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है, किसी बर्तन में आपने पानी लिया, उस पर बर्फ तैर रही है, बर्फ तैर रही है। एक बर्तन लिया, उसमें पानी भर लिया, उसमें बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी, बर्फ क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। बर्फ हमारी क्या हो गई, पिघल गई। तो पात्र में पानी का जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, क्या बोल सकते हो, तल, तल लिखा है, ठीक है। तो उसका पानी का जो तल होता है, स्तर होता है, वो बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि अगर किसी पानी के बर्तन में बर्फ रखी हुई है, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई तल फिक्स होगा। बर्फ जैसे जैसे पिघलेगी तो वो पानी बन जाएगी। तो पानी बनने के बाद क्या उसका तल बढ़ेगा, क्या स्तर बढ़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब बर्फ उसके अंदर थी तो भी तो पानी उतना ही उठा हुआ था, क्योंकि जगह पानी बर्फ ने घेर ली थी। ठीक है, 1/10 हिस्सा लेना ना, उसको ऊपर रहेगी, बाकी तो नीचे रहेगा। तो वो ऑलरेडी इतना स्तर कवर कर चुका है। तो अगर जब पानी, जो बर्फ है वो पानी बन जाएगा, तो भी वो उसी लेवल को मेंटेन करके चलेगा वो। ठीक है ना। तो अब दूध की शुद्धता मापने के लिए हम दुग्ध मापी का उपयोग करते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखना। लेक्टोमीटर, क्या याद रखोगे, लेक्टोमीटर, क्या नाम याद रखोगे, लेक्टोमीटर। तो हम क्या करते हैं, लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध के घनत्व को मापने के लिए। लेक्टोमीटर, या फिर हम हिंदी में क्या कहें, दुग्ध मापी का उपयोग किया जाता है। ठीक, चलो, तो ये टॉपिक अभी तक जितने समझाए हैं समझ में आ गए होंगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक ससंजक बल क्या होता है, ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब किसी पदार्थ में अणु समान होते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं में, कोई पदार्थ है अपने पास, एक ही अणु, उसके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, कैसा बल होता है, इनके अंदर आकर्षण होता है, उसको हम ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान ज्यादा होता है, तभी तो उसके अणु बहुत पास पास होते हैं ठोस में, यही तो कंसेप्ट है। फलस्वरूप उनके आकार निश्चित हो जाते हैं। अब ठोस में अणु पास पास हो गए, उनका ससंजक बल ज्यादा हो गया, तो उनके आकार कैसे हो गए, निश्चित होते हैं। जबकि गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, मतलब कम होता है, अणु कैसे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कोहेसिव फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा ससंजक बल है, तो ससंजक बल क्या हो गया हमारा, इस ससंजक बल में अणु कैसे हैं, सब समान है। अणु कैसे हो रहे हैं हमारे, समान है। और अणु समान है कैसे, देखो यहाँ दो अणु लिए गए, दो इमोजी जैसे एक कार्टून ले लिए, दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे को पकड़ के साथ में चल रहे हैं। क्योंकि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के जो अणु है वो समान अणु है, उनके बीच में जो आकर्षण का बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ससंजक बल कहा जाता है। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोल दिया चौक, ये पदार्थ एक चौक, तो चौक के अणुओं के बीच में जो लगेगा वो भी हमारा जो है क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कांच है हमारा,
तो कांच के अणुओं के बीच लगने वाला जो भी बल रहेगा वो भी हमारा कोसी फोर्स कहलाएगा, संजक बल कहलाएगा। मान लीजिए कांच के अलावा आपने कुछ भी ले ली, कोई ईंट ले ली, मान लीजिए कोई ईंट से बना ईंट बनी हुई है, तो उसमें जो सारे जो अणु हैं वो अब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो वो सब अभी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? कोसी फोर्स। दूसरा देखते हैं अधेसी फोर्स। असंजक बल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, दो भिन्न पदार्थ होते हैं, अणु अलग अलग हो गए, तो बीच लगने वाला जो अब आकर्षण बल होगा वो असंजक बल कहलाता है। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु पे चिपक पाती है। तो मान लीजिए ये अणु दूसरा है मेरे पास, ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ का कोई अणु है, का कलर देख के आप समझ सकते हैं कि ये दूसरा पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है। तो अब ये एक पदार्थ है, वो दूसरा पदार्थ है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, तो इस पदार्थ और उस पदार्थ के बीच में जो बल लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। तो समझना जरा, ये मैंने चौक लिया, चौक के अंदर क्या लग रहा था? असंजक बल था सर, ठीक है। अब मैंने ये बोर्ड लिया, मान लीजिए मेरा पास ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है मेरे पास। ब्लैक बोर्ड में भी ऊपर क्या मतलब उसके अणुओं में भी क्या है? सत्संजक बल है। लेकिन चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में तो कोई संबंध नहीं है ना, क्योंकि इनमें तो भाई दोनों अलग अलग पदार्थ से बनी हुई चीजें हैं। तो जब इन दोनों में, जब आपस में आप जब चौक से बोर्ड पे लिखते हो और वो जो लिखावट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? तो वो आ रही है असंजक बल। किसकी वजह से आ रही है? असंजक बल से आ रही है, क्योंकि असंजक बल अलग अलग पदार्थों के बीच में लगने वाला बल है। तो आप क्या देखते हो कि जब एक थाली, एक जैसे आपने देखा होगा बर्तन मांजते समय अगर आपने बर्तनों को ऐसे पटक दिया, तो कभी कभी आपने देखा प्लेट्स वगैरह क्या करती हैं? एक दूसरे से चिपक जाती हैं पानी की मदद से। तो क्या हो रहा है कि पानी जो होता है वो अलग पदार्थ है, और जो आपके बर्तन है वो स्टील के हैं अगर, तो वो अलग पदार्थ है। दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन क्या हो गया कि उनमें असंजक बल की वजह से दोनों आपस में चिपक गए हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ये भी देखिए आप, कि कांच पर हम पानी छिड़कते हैं, पानी छिड़ा हमने, छिटक दिया, तो पानी क्या होता है? कांच पे चिपक जाता है। ये भी असंजक बल हो गया, क्योंकि पानी एक अलग पदार्थ है, कांच एक अलग पदार्थ है, दोनों आपस में चिपक गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? असंजक बोल दिया हमने। अच्छा, इसके अलावा आप देखो कि पारा जो होता है वो कांच पे नहीं चिपकता। अगर आपने पारे को कांच पे छोड़ दिया तो फिसल के नीचे गिर जाएगा। क्यों फिसल जाएगा? क्योंकि पारे के अंदर जो असंजक बल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, ठीक है, अणु बहुत पास पास है, असंजक बहुत मजबूत है, तो वो कभी नहीं चाहेगा असंजक बल की मेरा जो साथी है पारा ये किसी और के साथ जुड़े। तो वो क्या करता है कि असंजक बल इतना पावरफुल है कि वो असंजक बल उसके सामने कमजोर पड़ जाता है, ठीक है ना। और जबकि जल में क्या हो रहा है कि जल के अणुओं के मध्य जो ससंजक बल है वो उतना दमदार नहीं है, तो जल क्या करता है? कांच पर आसानी से चिपक जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। अगर आपको यह समझ में आ गया कि ससंजक और असंजक बल क्या होते हैं, तो आप पृष्ठ तनाव का आराम से समझ सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो द्रव पर लगने वाला बल है। किस पर लगने वाला बल है? द्रव पर लगने वाला बल है। द्रव में यह गुण होता है कि वो न्यूनतम जगह घेरने की कोशिश करता है। क्या करता है? न्यूनतम क्षेत्र घेरने की कोशिश करता है। क्या करता है भैया? न्यूनतम क्षेत्र कोशिश करता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप देखते हो कि पानी की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है। पानी की बूंद कैसी होती है? आप क्या देखते हो कि जो जल की बूंद होती है, जल की जो बूंद होती है वो कैसी होती है? जल की जो बूंद होती है, पानी की जो बूंद होती है वो कैसी होती है? तो आप देखते हो कि वो छोटी होती है, गोलाकार होती है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी की बूंद, जल की बूंद जो होती है वो गोलाकार क्यों होती है? तो आप क्या बताएंगे कि पानी की बूंद क्या करती है कि भैया वो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मतलब कम से कम जगह घेरने की वो कोशिश करती है। अब जरा इसको एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करना, बहुत मजेदार टॉपिक है, देखना इसको। पृष्ठ तनाव की हम बात कर रहे हैं। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल घेरने की जो कोशिश होगी, प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, खिंचाव की स्थिति में रहता है। देखो यहां पर एक, ये पत्ते के ऊपर एक पानी की बूंद पड़ी हुई है। देखो आप क्या देख रहे हो? बूंद कैसी है? गोलाकार है,
तो ये पानी की जो बूंद होती है, पानी की जो बूंद होती है वो कैसी होती है, वो गोलाकार होती है। तो कोई पूछ लेगा कारण क्या है, तो आप क्या बता देंगे, पृष्ठ तनाव। क्या लगता है भैया इसमें, मच्छर पानी पर बैठ जाता है। देखो ये मच्छर का एक फोटो देखो यहाँ पर, ये मच्छर क्या कर रहा है, पानी की सरफेस पे आराम से बैठा हुआ है। क्या आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। अगर आप उस पर बैठेंगे तो पानी में डूबी जाएंगे हम। क्या, कोई भी चीज हो तो वो डूबेगी, लेकिन मच्छर तैर रहा है भैया, बैठा हुआ है यहाँ पर, पानी पर बैठ गया है। तो क्यों बैठ गया पानी पे, समझ लेना एक बार। इसलिए बैठ गया क्योंकि जो जल का जो पृष्ठ तनाव है, जल का जो पृष्ठ तनाव है, उस वजह से इसमें खिंचाव बन जाता है। तो ये एक तरीके से एक सरफेस का की तरह काम करता है। सरफेस पे आराम से मच्छर जाके अपने पांव जमा के बैठ जाता है। ये देखो, कभी देखा भी हो तो हवा चलती तो मच्छर भी उसके साथ साथ पानी की लेयर के साथ इस तरीके से डोलता रहता है। ठीक है ना। तो पानी की बूंद का गोलाकार होना पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि भैया मच्छर जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, क्यों बैठ पाते हैं उस पर, क्योंकि पृष्ठ तनाव है। लेकिन अगर इस पे आपने केरोसिन डाल दिया, केरोसिन डाल दिया, घासलेट जिसको कहते हैं, वो डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव अगर कम हो गया तो मच्छर जो भी अंडे वगैरह देंगे, जिसको लार्वा कहते हैं, वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मच्छर का जो लार्वा होता है वो पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि अगर आपने केरोसिन डाला है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो झिल्ली जो बन रही है वो टूट जाएगी, और मच्छर का जो भी अंडे वगैरह जो देगा वो पानी में डूब जाएगा। ठीक है। और समझते हैं, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बन जाते हैं, जैसे अपन ने झाग बनाया तो उसका बुलबुला बड़ा बन गया, क्योंकि जल में जब साबुन घोलते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अगर साबुन मिला दिया उसमें तो क्या हो जाता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसलिए उसके बुलबुले पृष्ठ तनाव कम हो गया तो वो फैलता जाता है। फिर छोटी जो पानी की बूंद बन रही थी पृष्ठ तनाव के कारण, उसकी बजाय आप बुलबुला बड़ा बन जाएगा। और क्या हो सकता है, तो पानी पर मच्छरों का जो लार्वा होता है वो तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही आपने मिट्टी का तेल छिड़ा, केरोसिन जिसको हमने कहा, केरोसिन जैसे आप डालोगे, छिड़क देंगे, तो पृष्ठ तनाव वापस से अपन ने क्या बोल दिया कि पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। और अगर पृष्ठ तनाव कम हो गया तो जो पानी में लार्वा रखा हुआ था, जो रहा था, वो तैर रहा था, वो डूब कर मर जाएगा। जो भी मच्छरों का अंडे रहेंगे वो डूब जाएंगे। इसके अलावा गरम सूप हमको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जैसे आपने देखा होगा, मंचूरियन खाया हो कभी, मैं कभी क्या खाया है, तो आपने देखा गर्मा गर्म खाते हैं तो ज्यादा टेस्टी लगता है, ज्यादा खाते बनता है। वही आप अगर ठंडा खा रहे होंगे तो आपको नहीं जमेगा। तो क्यों ज्यादा स्वादिष्ट होता है, कि गर्म होता है तो पृष्ठ तनाव कम हो गया, पृष्ठ तनाव कम हो गया तो वो फैलता ज्यादा है, तो हमारी जीवान पे अच्छी तरीके से फैल जाता है, इससे हमें स्वाद ज्यादा आता है, हमको ज्यादा अच्छा लगता है वो चीज। और अगर मान लीजिए इसका विपरीत देखें कि अगर कोई चीज ठंडी है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होने की वजह से वो चीज सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो पूरी तरीके से जीवान पे नहीं फैल पाएगी, तो आपको उसका स्वाद नहीं आएगा। तो गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, वो जीभ पर सभी भागों में अच्छी तरीके से फैल जाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्वाद आता है। तो हमने कितने टॉपिक कवर किए, जरा कितने एग्जाम्पल पढ़े, एक बार चेक कर लो। पहली बात तो ये कि साबुन का जो घोल होता है वो बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, पानी पर मच्छरों का जो लार्वा होता है वो क्या हो जाता है, जैसे तैरता रहता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव फिर से कम हो गया और लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। वो पॉइंट हो गए थे। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा कि अगर हम गर्म सूप जब पीते हैं तो हमको ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव फिर से कम हो गया है और जीभ पर पूरी तरीके से फैल जाता है, तो आपको ज्यादा स्वाद आता है। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि द्रव का ताप अगर आपने बढ़ा दिया, अगर आपने द्रव का ताप बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो क्या होता है, जरा ध्यान से समझना इसको। पर देखो यहां पर आपने द्रव का ताप बढ़ाया, द्रव का ताप बढ़ाया, तो क्या क्या होता है। तो पहली बात तो ये हो जाती है कि ससंजक बल कम होने लगता है। ससंजक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अणु कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। अणु कैसे हो जाएंगे इसके, दूर दूर हो गए। अगर अणु दूर दूर हो गए तो क्या होने वाला है, अब जरा ध्यान देना कि अगर अणु दूर दूर हो गए
तो उस वजह से क्या हो जाता है, आपका जो पृष्ठ तनाव होता है वो भी कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे याद रखोगे सारी चीजों को, किस तरीके से याद रखोगे, तो सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि द्रव का ताप बढ़ाने से क्या हो जाता है, द्रव का ताप बढ़ाने से बढ़ता है, और द्रव का ताप बढ़ाया तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया आपका, कम हो गया। पृष्ठ तनाव कैसा हो गया, कम हो गया। और क्रांतिक ताप पर ये शून्य भी हो जाता है, मतलब टेम्परेचर अगर आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रांतिक ताप पर एक समय ऐसा आ जाएगा कि पृष्ठ तनाव उसमें रहेगा ही नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा उसका पूरा झिल्ली जो रहेगी, पृष्ठ तनाव पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो द्रव का ताप अगर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, ससंजक बल का मान कम हो जाएगा। तो ससंजक बल का मान अगर कम हो गया तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया हमारा, कि पृष्ठ तनाव भी हमारा कैसा हो गया, तो पृष्ठ तनाव भी हमारा कम हो गया। और आपने देखा कि जब जब पृष्ठ तनाव कम हुआ तो क्या हुआ था, जैसे कि हमने केरोसिन डाल दिया था पानी में, तो मच्छर का जो लार्वा था वो पानी में डूब गया के मर गया। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कि भोजन जब हम करते हैं, जो अगर गर्मा गर्म खाना खाते हैं तो ज्यादा खाना खाते बनता है क्योंकि स्वाद ज्यादा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल इसके आपको याद रखना जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है केशिकत्व। ठीक है, नया टॉपिक है, ध्यान देना, बढ़िया, इस पे प्रश्न बनते ही बनते हैं। केशिकत्व क्या होता है, तो केशिकत्व कुछ नहीं है, छोटी सी एक नली होती है, पतली सी, कम त्रिज्या की एक नलिका होती है। क्या होती है, कम त्रिज्या की नलिका होती है भैया। ये कम त्रिज्या की एक नलिका होती है, और इससे इसको क्या फायदा मिलता है, इस कम त्रिज्या की नलिका से क्या होता है कि इसमें स्वतः ही जल ऊपर चढ़ता है, ऊपर या नीचे आता है। इतना याद रखना है, पतली सी नली होती है, कम त्रिज्या की नली होती है, स्वतः ही जल ऊपर नीचे होता है इसमें। तो एक ऐसी खोखली नली होती है, इसमें एक चीज अंडरलाइन कर लो, खोखली नली, जिसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है, बहुत पतली होती है, एक समान होती है, केश नली। उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे दबने की जो घटना होती उसको हम केशिकत्व कहते हैं, और ये स्वतः होती है। जब हमने ये लाइन बोल दी कि स्वतः होती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ रहा है, ये स्वतः ही ऐसी प्रोसेस है जो अपने आप हो रही है। ठीक है, तो कोई पूछ लेगा नलिका कौन सी है, भैया खोखली नली जो होती है उसको केश नली बोल देंगे, और जिसमें द्रव अपने आप ऊपर चढ़ रहा हो या नीचे आ रहा हो तो इसी घटना को हम क्या बोल देंगे, केशिकत्व की घटना बोल देंगे। तो इससे हमको फायदा क्या है जरा समझते हैं। जब केश नली को पानी में डुबाया जाता है, जैसे उस नली को आपने पानी में डुबोया तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो पानी कहाँ हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। पानी की सतह का सतह केश नली के अंदर धसा हुआ रहता है। पानी जो क्या करता है उसके अंदर की जो सतह है वो पानी नली के अंदर धसा हुआ रहता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबा देंगे आप, अब क्या करा आपने, केश नली को पानी पारे में डुबाया तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे उतर जाएगा। जितनी सतह पर बर्तन में पानी था उसकी तुलना में और नीचे उतर जाएगा, और केश नली में पारे की सतह उभरा हुआ रहता है, जबकि इसमें देखोगे आप केश नली के अंदर तो आपको ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो कैसे याद रखोगे कि केश नली को पानी में जब आप डुबोते हो तो पानी तो ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना, पानी के ऊपर चढ़ जाता है, और पानी का सतह केश नली के अंदर लेकिन कमजोर है। जैसे इसको ऐसे समझो आप, ये पानी है, इसमें आपने केश नली डुबा दी, कोई आपने केश नली ली, इसको इसके अंदर डुबा दिया, तो ये पानी जब इसके अंदर जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखो, तो वो डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केश नली के अंदर धस जाती है, मतलब यहां पर केश नली में पानी नीचे आ गया और यहां पर ऊपर चढ़ गया। ठीक है, पहले की तुलना में आ गया, इधर नीचे आ गया। ये कब की बात है, जब अपन जल की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किस चीज की, पारे की, जब हम बात कर रहे हैं तो ये पारा लिया आपने, तो पारे में क्या केस बन रहा है कि भैया ये पारे में तो नीचे उतर जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन यहां पर बर्तन में क्या हो जाएगा, ये चीज नीचे की तरफ आएगी, मतलब इसका स्तर यहां पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। तो पारा जो होता है वो क्या करता है, केश नली के पारे बर्तन में रखने पर उसकी सतह नीचे की तरफ आती है, जबकि जल क्या होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, चलिए,
तो भी याद रखना इसके एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किस सीमा तक द्रव केश नली में ऊपर चढ़ता है या उतरता है, ये केश नली की त्रिज्या पे डिपेंड करेगा। कितनी पतली आपने केश नली ली है, जितनी ज्यादा केश नली पतली रहेगी उतना उस पर प्रभाव पड़ेगा, निर्भर करेगा। संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक होता है। संकीर्ण मतलब अब डिपेंड किस पे कर रहा है, त्रिज्या पर। जितनी त्रिज्या कम होगी, जितना पतला होगा वो, जितनी त्रिज्या कम होगी, जितनी नली कम कम होगी, उतना ज्यादा द्रव का चढ़ाव होगा। और चौड़ी नली अगर आपने कर दी, अगर आपने त्रिज्या बढ़ा दी, अगर आपने त्रिज्या का मान ज्यादा कर दिया, अधिक कर दिया, तो क्या होगा समझना इसको। अगर आपने त्रिज्या अधिक कर दी तो चढ़ाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया। केश नली जो होता है उसकी त्रिज्या जो होती है कि कितनी पतली है उस पर डिपेंड करता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगो देते हैं, जैसे जो द्रव मतलब जैसे पारे को छोड़कर, अब पारा क्या कर रहा है, भिगो नहीं पाएगा ना वो, क्योंकि वो तो एक धातु भी है, द्रव धातु में है, वो तो भाई बर्तन को नहीं गीला कर पाएगा। तो जो द्रव कांच को भिगोता है ना वो केश नली में ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ चलता है। लेकिन जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वो नीचे दब जाते हैं, वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब आ गया, क्लियर हो गया समझ में। क्या याद रखोगे कि जो द्रव कांच को भिगो देते हैं, जैसे जल ले लिया आपने, वो तो भिगो देता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो केश नली में ऊपर की तरफ चला जाएगा। जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं, नहीं गीला कर सकते हैं, वो कहां दब जाएंगे, नीचे की तरफ दब जाएंगे। अगर हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करें, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण इसके, ध्यान देना। केशिकत्व का पहला उदाहरण होता है कि हम जो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। हमने क्या करा, जैसी स्याही गई, हमने पेपर लिया, उसको पेपर को हमने उसके ऊपर डाल दिया स्याही के ऊपर, तो आप क्या देखोगे, वो सोख लेगा, क्योंकि पेपर क्या है, उसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, वो स्वतः ही अपनी केश नली का काम करते हैं और पूरी चीज को ऊपर खींच लेते हैं। क्योंकि इसमें बने जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो केश नली की तरह काम करते हैं, सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, तो वो स्याही पूरी उसके अंदर सोख जाती है। दूसरा क्या होता है कि लालटेन या लैंप में जो बत्ती होती है वो भी केशिकत्व का काम करती है। तो मान लीजिए आपके पास ये लालटेन है, इसमें आपने क्या करा, बत्ती लगा रखी है, ये बत्ती लगा दी आपने, जल रही है बत्ती। कैसे जल रही है कि जो यहाँ पर आपने इसमें जो भी फ्यूल लिया होगा, जैसे मान लीजिए घासलेट लिया हुआ है, तो वो क्या करती है, रुई जो होती है वहां पर, वो किसका काम करती है, केशिकत्व का काम करती है। किसका काम करती है, केशिकत्व का। स्वतः ही तेल को कहां चढ़ाएगी, ऊपर चढ़ाएगी। तो जैसे जैसे तेल ऊपर जाएगा वो जलता चला जाएगा, तो कंटिन्यूअसली चलता रहता लैंप। जैसे ही वो तेल खत्म होगा तो ये आपका लैंप भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, तेल इस केशिकत्व से ऊपर चढ़ता रहता है। तो केशिकत्व का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर बत्ती कर रही है। वो जो रुई की आपने जो जिस यहाँ पर लिए, कपड़े की भी बना सकते हो, तो वो अगर केशिकत्व का काम कर रही है, नीचे से तेल को ऊपर की तरफ ले जा रही है, तो लगातार ये चीज जलती रहती है, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों की जो शाखा होती है, तन होते हैं, पत्तियों तक जल को आवश्यक लवण के साथ केशिकत्व की क्रिया के द्वारा पहुंचा देते हैं। अब मान लीजिए हमको जमीन में से, जो पेड़ पौधे होते हैं, जमीन में से पानी को कहां ले आते हैं, तने के सारे ऊपर ले आते हैं। तो जड़ों में क्या होता है, बारीक बारीक छिद्र होते हैं जो कि केशिकत्व का काम करते हैं। तो वो बारीक बारीक छिद्र जो केशिकत्व का काम कर रही है, क्या करते हैं कि जमीन में से पानी को लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर पानी को चढ़ा देते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की मदद से पेड़ पौधे अपना खाना बना पाते हैं। तो जो जड़ें होती है, जो तने होते हैं, वो भी किसका काम कर रहे हैं, केशिकत्व का काम कर रहे हैं। और कितने बारीक छिद्र होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं, केश नली का काम करते हैं वो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कृत्रिम उपग्रह के अंदर हैं और वहां पर भारहीनता की स्थिति बनी है, मतलब वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो केश नली को जल में अगर मैंने खड़ा कर दिया, तो नली में चढ़ने वाला जो जल स्तंभ का जो प्रभावी भार होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितना भी लंबा क्यों ना हो। मतलब अगर मेरे पास ग्रेविटी नहीं है जिसकी मदद से मैं जल को ला पाऊं, तो मेरे पास ग्रेविटी नहीं है, वो भारहीनता की स्थिति, फिर भी अपने आप चले जाएगा। क्यों, क्योंकि केशिकत्व की घटना हो रही है। केशिकत्व में क्या होता है, स्वतः ही जल जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको मैं बता दूं कि एक प्रश्न ये भी आता है, टॉपिक देखो, कि वर्षा के बाद, वर्षा जब होती है, बारिश जब होती है, किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में जुताई करते हैं, मिट्टी को, तो पानी गिर गया तो वो जुताई कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि मिट्टी में बनी
जो केस नलियां हैं, मिट्टी में जो बारीक बारीक छेद हो रहे हैं, वो टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके। ना तो पानी भाई जब सूर्य की रोशनी में भाप बन के ना तो ऊपर उड़ेगा, ठीक है, मिट्टी में नमी बनी रहे बहुत समय तक, ज्यादा समय तक मिट्टी में नमी रहे, गीलापन रहे, ठीक है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के, अब देखो यहां तक तो समझ में आ गया कि उन्होंने क्या करा कि भैया खेती जब जुताई करी तो पूरा उसको जुताई क्यों कर दी, ताकि जो केस नलियां वो टूट जाए, क्योंकि अगर केस नली रहेंगी तो उसमें पानी क्या होगा, ऊपर रहेगा, भाप बन के उड़ जाएगा, जो कि हम क्या चाह रहे हैं कि मिट्टी में नमी बनी रहे, बरकरार रहे, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है, ये बात आपको पता ही है कि पृष्ठ तनाव, जैसे मैंने आपको बताया कि मच्छर बैठ जाता है पानी के ऊपर, तो वो किस वजह से होता है कि जो पृष्ठ तनाव बना हुआ है, ठीक है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जैसे अभी हमने चर्चा की थी पृष्ठ तनाव की, उसमें से एक चीज ये भी है। अतः वे मेल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़े ज्यादा से ज्यादा साफ हो जाते हैं। तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे तो वो पृष्ठ तनाव पानी का कम कर देंगे, और पानी का पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा उस मेल में मिल पाएगा, घुल पाएगा, और जब आप पानी से उसको बौछार करेंगे, ब्रश मारेंगे, तो पूरा उसके गंदगी के साथ वो चीज क्या हो जाएगी, पूरी बाहर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सबको केशिकत्व की घटना सबको समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बाद में पूछ भी सकते हैं, जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, तो कोई भी डाउट हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो हमारा केशिकत्व का था यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक जो शुरू होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।